लेकिन सत्ता की शुरुआत करते हैं पश्चिम एशिया के उस युद्ध वाले संकट से जो अब पूरी दुनिया को डरा रहा है। अगर ये जंग लंबी चली तो तेल और गैस की कीमतों में आग लगना तय है, क्योंकि हॉर्मूज स्ट्रेट पर एक बार फिर से ताला लग गया है। अमेरिका और ईरान लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। 5 दिनों से समंदर में युद्ध वाली आग लगी हुई है। इस युद्ध का सेंटर बना हुआ है हॉर्मूज स्ट्रेट। ईरान की कोशिश है कि वो किसी भी तरह हॉर्मूज स्ट्रेट का कंट्रोल अपने पास रखे, इसलिए दूसरे रूट से गुजरने वाले जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तय कर लिया है कि वो हॉर्मूज को ईरान से आजाद कराएंगे, लेकिन फ्री में नहीं। इसके लिए जहाजों से टोल वसूला जाएगा। ईरानी टोल का विरोध करने वाले ट्रंप ने अब खुद ही हॉर्मूज को टोल रूट घोषित कर दिया है। इस ऐलान के बाद से ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने कहा है हॉर्मूज तो छोड़िए, अमेरिका को पूरा अरब छोड़कर भागना पड़ेगा। ट्रंप के आदेश पर अमेरिका की सेना पिछले 6 दिन से लगातार ईरान पर मिसाइलों से हमला कर रही है। पिछले 24 घंटों में भी यह सिलसिला जारी रहा है। अमेरिकी सेंटकॉम की तरफ से बताया गया कि ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार 5 घंटे बमबारी हुई, जिसमें कई अहम मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया गया। इन हमलों का जवाब ईरान ने भी दिया। अरब देशों में मौजूद अमेरिका के 8 सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी। हमलों में अमेरिकी ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस जंग का एक ही मकसद है, किसी भी तरह हॉर्मूज स्ट्रेट पर कब्जा करना। फरवरी में ईरान अमेरिका जंग से पहले यह समुद्री रूट सुरक्षित भी था और फ्री भी। फिर ट्रंप के आदेश पर ईरान को सबक सिखाने अमेरिकी सेना पहुंची और जवाब में ईरान ने हॉर्मूज को बंधक बना लिया। अब उसी को एक बार फिर से सुरक्षित समुद्री रूट बनाने के लिए ट्रंप फीस मांग रहे हैं, यानी युद्ध की आग लगाकर ट्रंप अपने मुनाफे का मौका तलाश रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अब अमेरिका जहाजों की रक्षा मुफ्त में नहीं करेगा। हॉर्मूज पार करने वाले हर मालवाहक जहाज से 20% टोल वसूला जाएगा। ट्रंप के इस फैसले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहम्मद मोख्बर ने कहा है कि हॉर्मूज पर कंट्रोल बनाए रखेंगे। अमेरिका के दखल और दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। ईरान ही नहीं, दुनिया के कई दूसरे देशों ने भी ट्रंप के टोल प्लान का विरोध किया है। इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हॉर्मूज जैसे अंतर्राष्ट्रीय रूट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल नहीं लगाया जाना चाहिए। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ट्रंप की आलोचना करते हुए इस टोल को समुद्री डकैती जैसा बताया। उन्होंने कहा, कोई देश समुद्री डाकू जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप के टोल वाले फैसले का मजाक उड़ाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 20% कुछ ज्यादा हो गया। ईरान तो इससे कम में हॉर्मूज को सुरक्षित कर सकता है। वैसे हॉर्मूज में टोल वसूलना उसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है जिसका हवाला देकर अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी की थी। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, यू टर्न लेना उनकी आदत है, इसलिए उन्होंने अपनी हॉर्मूज पॉलिसी बदल दी है। पहले ईरान के टोल वसूलने का विरोध किया और अब खुद 20% शुल्क का ऐलान कर दिया। पहले कहा समुद्री मार्ग पर किसी एक का अधिकार नहीं, अब अमेरिका को हॉर्मूज का संरक्षक बता दिया। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही कहा था हॉर्मूज से बिना किसी खतरे और टोल के जहाज गुजरेंगे ताकि तेल कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब खुद टोल लगाकर तेल कीमतें बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है। ट्रंप को समझना होगा कि यूएन कन्वेंशन का अनुच्छेद 37 सभी जहाजों और विमानों को समुद्री रास्तों से गुजरने का अधिकार देता है और इन रास्तों को उनकी सहूलियत के हिसाब से नहीं रोका जा सकता। ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों पर हमला किया। एमटी अल बहिया और एमटी मुम्बासा पर क्रूज मिसाइलों से अटैक हुआ। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई। एमटी मुम्बासा पर हुए हमले में 9 भारतीय घायल हो गए, इनमें 2 की हालत गंभीर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों जहाजों में 46 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें 30 भारतीय थे। इन हमलों के बाद भारत ने ईरान के उप राजदूत मोहम्मद जवाद हुसैनी समेत ईरानी डिप्लोमैट्स को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने घटना पर गंभीर चिंता जताई और ईरानी मिशन से जवाब मांगा। भारत ने कहा कमर्शियल शिपिंग और नागरिक ढांचे को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए और कूटनीति से समाधान होना चाहिए। लेकिन सच ये है कि कूटनीति वाली कोशिशें बहुत पीछे छूट गई हैं। अब बम बारूद की भाषा में बात हो रही है। ट्रंप ने ईरान पर लगातार हमले करने का प्लान एक्टिव कर दिया है। अमेरिकी सेना ने रात को भी ईरान पर 5 घंटे मिसाइलें गिराई। इस दौरान बुशहर, चाबहार, जास्क, कोनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास में सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। करमनशाह में मिसाइल और ड्रोन साइट को टारगेट किया गया। यहां आईआरजीसी के नेवल बेस को भी नुकसान हुआ है।
बंदर अब्बास में मिसाइल बेस के साथ डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। चाबहार पोर्ट पर हुए हमले में बंदरगाह स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। सिरिक में हुई बमबारी के बाद IRGC बैरक में आग लगने की खबर आई है। बुशहर में भी ईरान के सैन्य बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान के तेल भंडार के लिए अहम केशम द्वीप पर भी मिलिट्री ठिकाने टारगेट किए गए हैं। मशहद शहर के आसपास भी कई धमाकों से अफरा तफरी फैल गई। ट्रंप के मुताबिक ईरान की हथियार उत्पादन क्षमता का लगभग 84% हिस्सा नष्ट हो चुका है। बाकी बची क्षमताओं को भी जल्द खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि ईरान जिस तरह हमलों का जवाब दे रहा है, उससे ट्रंप का दावा झूठा ही लगता है। IRGC ने बताया कि उसने बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन के हमले किए हैं। वहां पर बहरीन के अल जुफैर सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है, जहां अमेरिकी सेना भी मौजूद है। ईरान ने मिसाइल हमलों का जो वीडियो जारी किया, उसमें पोस्टर के जरिए ट्रंप को चेतावनी दी गई। अमेरिका को धोखेबाज और अमेरिकी सेना को कातिल बताया गया। IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हालांकि अमेरिकी सेना ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है। ट्रंप के मुताबिक ये अमेरिकी हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ईरान बातचीत के बाद मुकर गया और समझौते का उल्लंघन किया। इसको लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है, जिसके मुताबिक बातचीत डिरेल होने की वजह ईरानी राष्ट्रवाद है, क्योंकि युद्ध के बाद ईरान में राष्ट्रवाद की भावना मजबूत हुई। जनता हर हाल में अमेरिका से बदला चाहती है। ईरान के ज्यादातर लोग बातचीत के विरोधी हैं। वो इस समझौते को देश की साख से जोड़कर देख रहे हैं। इस राष्ट्रवाद ने उदारवादी नेताओं के हाथ बांध दिए हैं। बातचीत करने वाले नेताओं को कमजोर या गद्दार कहा जा रहा है। इस वक्त ईरान में IRGC और कट्टरपंथी गुट सबसे मजबूत हैं, जो शांति वार्ता और कूटनीतिक प्रयासों में रुकावट बन रहे हैं। ईरान जंग के बाद अरब में एक और वॉर फ्रंट खुल चुका है, जिसमें एक तरफ है सऊदी अरब और दूसरी तरफ है यमन के हूती विद्रोही। सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर ईरान से पहुंचे एक विमान की लैंडिंग के दौरान मिसाइलें बरसाईं, जिसके जवाब में हूतियों ने भी सऊदी अरब पर मिसाइल अटैक किया। इसके बाद से दोनों के बीच तनाव है। इस टकराव के तार भी ट्रंप से जुड़ रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों से पहले सऊदी प्रिंस सलमान ने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और हूती के खिलाफ हमले में समर्थन मांगा। इस दौरान ट्रंप ने सऊदी अरब को समर्थन की बात कही, जिसके बाद सऊदी अरब की तरफ से मिसाइल लॉन्च की गई। ट्रंप ने सऊदी अरब को उकसाकर एक बार फिर आर्थिक विनाश वाली चिंगारी भड़काई है, क्योंकि सऊदी के हमले से भड़के हूती ने रेड सी के समुद्री रूट को भी रोकने की धमकी दी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पहले से ही लॉक लगा हुआ है, जहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर रेड सी में बाब अल मंदेब को भी रोका गया तो संकट बढ़ जाएगा, क्योंकि 12% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रूट से होती है। ऐसे में कीमतें $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। कच्चे तेल के दाम अभी से रॉकेट बन गए हैं। 6 जुलाई को क्रूड ऑयल की कीमत $68 प्रति बैरल थी, जो आज $80 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। यानी पिछले 8 दिनों में $12 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन वक्त हो चला है सत्ता की वर्कशॉप का। आज की स्टोरी खास है, आज के मेहमान भी खास हैं। आज का मुद्दा देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, उनके विश्वास से जुड़ा है। आज के हमारे मेहमान हैं गोविंद देवगिरी। पिछले कई दिनों से आप ये नाम सुन रहे होंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले की शुरुआत से ही ये नाम चर्चा में है। इनसे संक्षिप्त परिचय भी आइए करा देते हैं आपका। गोविंद देवगिरी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। आज इनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। इसकी वजह है अपराध पर इनका आध्यात्मिक ज्ञान। मतलब ये कि अपराध को अध्यात्म की चादर से ढकने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सत्ता की वर्कशॉप में इन्हें लाया गया है। सत्ता की वर्कशॉप का शटर उठाने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि गोविंद देवगिरी की वैचारिक मरम्मत की जरूरत पड़ी क्यों। अचानक उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद उनकी सोच, उनके विचार पर सवाल उठने लगे। इसकी 3 मुख्य वजहें हैं। पहली वजह यह है कि गोविंद देवगिरी चढ़ावा चोरी पर जिम्मेदारी की टोपी ट्रांसफर कर रहे हैं। वो कोषाध्यक्ष हैं, अब तक पद पर बने हैं, फिर भी जिम्मेदारी और जवाबदेही के नाम पर वो एक बड़ा सा शून्य बना रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि वो चोरों को सजा देने की जगह अनुष्ठान वाला ज्ञान दे रहे हैं। तीसरी और सबसे अहम वजह, प्रायश्चित का रट्टा लगाकर पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं। इस हिसाब से तो हर अपराधी प्रायश्चित करके चोरी की सजा से छुट्टी पा लेगा। खैर, बिना वक्त गंवाए वर्कशॉप का शटर उठाते हैं। गोविंद देवगिरी की वैचारिक मरम्मत आइए शुरू करते हैं।
तो आइए हम अपनी वर्कशॉप का रुख करते हैं, जहां पर गोविंद देव गिरी ने क्या कहा है, जिसकी वजह से वो खास मेहमान हैं। वो परिचय मैंने आपको दे दिया, लेकिन उनके शब्दशाह बयान को भी सुनवाएंगे और क्यों उसकी वैचारिक मरम्मत की जरूरत है, कैसे ये मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और इस वजह से ये वर्कशॉप का शटर आज हम बहुत दिनों के बाद एक बार फिर उठा रहे हैं। क्योंकि आज दोपहर गोविंद देव गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चढ़ावा चोरी पर उन्होंने अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त किए। इस घटना को बड़ा झटका माना, लेकिन सवाल इसको लेकर नहीं है, उनके विचारों की मरम्मत इसको लेकर नहीं है। उन्होंने प्रायश्चित और अनुष्ठान वाले ऐसे तरीके बताए जिसके बाद उनकी टोपी ट्रांसफर वाली नीयत सामने आ गई है। आप सुनिए। सबसे पहला किसी भी भूल का प्रायश्चित ये होता है कि जो भूल हो गई वो कभी दोहरानी नहीं चाहिए। तो किसी भी प्रकार इस प्रकार की चढ़ावे की चोरी अथवा किसी भी प्रकार का अपहार वहां पर नहीं होगा। इसके लिए कड़ी व्यवस्था करना यह हमारा सबसे पहला आवश्यक कदम है। व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूँ। रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूँ। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहाँ आपके भगवान का यह अपराध है और इसलिए वहाँ के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहाँ पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। ये वहाँ पर बैठ करके और कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पिछले कई दिनों से एसआईटी लगातार जांच कर रही है। कल फाइनल रिपोर्ट पेश होने वाली है। अभियुक्तों के घर से कैश बरामद हो चुका है। चढ़ावा चोरी के पैसों से कार खरीदे जाने वाला राज सामने आ चुका है। बड़ी मछलियां लेकिन अब भी कानूनी कार्रवाई से बाहर है। ऐसे वक्त में गोविंद देव गिरी, जो मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, जिनके पास ट्रस्ट के खातों के रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी थी, वो अब इससे साफ इनकार कर रहे हैं। उनके 3 बयानों के आधार पर वर्कशॉप में अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, आप ये भी समझिए। हथौड़े से राम धन लूट को लेकर अनुष्ठान वाले विचार पर चोट करेंगे। आज ही उन्होंने ये कहा है कि राम मंदिर में 70 पंडित 10 दिन का अनुष्ठान करेंगे, लेकिन क्या सिर्फ इससे सब पाप मुक्त हो जाएंगे? पेचकश भी है, जिससे जिम्मेदारी से बचने वाले कुतर्क के ढीले पुर्जे कसेंगे। गोविंद गिरी ने यह कहा है कि चंपत राय की लापरवाही की वजह से चोरी हुई है। सवाल है कि क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? वैचारिक मरम्मत के लिए हमारे पास पिलास भी है। इसके जरिए मंदिर में प्रशासनिक नाकामी पर पर्दा डालने वाली सोच को जिम्मेदारी की लाइन पर लेकर आएंगे। जांच पर उन्होंने कहा कि वो एसआईटी की जांच से संतुष्ट हैं। गोविंद गिरी प्रायश्चित का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी का जिक्र तो छोड़िए, एहसास तक नहीं है। अपराध पर अनुष्ठान वाला आयोजन है, लेकिन इस्तीफे वाली न नीयत है, ना ही नैतिक कर्तव्य की बात है। धार्मिक जाप से सब ढकने की कोशिश है, लेकिन सजा से शुद्धि की नीयत नहीं है। गोविंद देव गिरी के अगले बयान से आप समझ जाएंगे उन्होंने ऐसा क्यों कहा है और उनको लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। वो लापरवाही को असावधानी बता रहे हैं और चंपत राय पर जिम्मेदारी को सुपरफास्ट गति से ट्रांसफर करते हुए दिख भी रहे हैं। चंपत राय जी की असावधानी हुई ये तो मैंने कहा है, लेकिन चंपत राय जी ने भी यह काम हमारे दूसरे न्यासी जो अनिल मिश्रा जी डॉक्टर रहे उनके लिए सौंपा हुआ था और वो इस काम को देख रहे थे। उनके द्वारा भी असावधानी हो गई। चंपत राय जी लिख करके स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैं भी कहूंगा कि उनको आकर के जैसे मैं बैठा हूं ऐसा बोल करके देना चाहिए। चंपत राय जी और डॉक्टर अनिल मिश्रा, इनको केंद्र सरकार ने न्यासी बनाया। केंद्र शासन ने जिस विश्वास के साथ इन सब लोगों को नियुक्त किया है, उस विश्वास का पालन करने का इन लोगों ने प्रयास किया और उस पर कुछ असावधानी हो गई। इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि चढ़ावा चोरी वाले केस के बाद मंदिर प्रशासन पर आरोपों वाले दाग लगे हैं। तो सवाल है कि क्या गोविंद गिरी जैसे लोग अपने आध्यात्मिक विचारों से इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं? आप समझिए गोविंद देव गिरी की जिम्मेदारी क्या थी और राम मंदिर में हो क्या रहा था।
वो कोषाध्यक्ष हैं। ट्रस्ट के खातों का रखरखाव उनकी पहली जिम्मेदारी थी, लेकिन चढ़ावा चोरी की भनक तक उन्हें नहीं लगी। इसका सीधा सीधा जवाब देने से वो अब बच रहे हैं। दान गिनने वाले केंद्र में पारदर्शिता को बनाए रखने की उम्मीद थी, लेकिन सवाल है कि काउंटिंग स्टाफ की हेराफेरी से वो बेखबर क्यों रहे। दान में मिले एक एक पैसे की सुरक्षा एक कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। सवाल है कि फुल प्रूफ काउंटिंग सिस्टम क्यों नहीं बनाया गया था। लेकिन इन सवालों का जवाब शायद गोविंद देवगिरी के पास नहीं है, इसलिए वो सवालों से बच रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को जीरो साबित करने पर तुले हुए हैं। सवाल यह है कि क्या चोरी के अपराध का प्रायश्चित अपने घर में बैठकर किया जा सकता है? रामधन की जो चोरी हुई, क्या वो आपराधिक कानूनों के दायरे से बाहर है? क्या प्रायश्चित शब्द का जाप करके डिस्काउंट की इच्छा रखना उचित है? वो ये भी कह चुके हैं कि दान की दैनिक गिनती और नकदी के संचालन की जिम्मेदारी उनके पास नहीं थी। तो सवाल यही है कि उनके पास जिम्मेदारी थी क्या? गोविंद देवगिरी ने सोशल मीडिया में चोरी की रकम को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का भी आरोप लगाया है। उनके अनुसार चोरी की राशि 3 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। इस पर राजनीति हो रही है। कैसे कई नेता भी कुछ तथ्यों से उनकी सोच की मरम्मत कर रहे हैं, आप सुनिए। इतनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ हैं। लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ठीक कहा है। जो भी कोषाध्यक्ष है तो इस्तीफा किसको देगा? लापरवाही इसको नहीं कहते हैं। इसको जानबूझ करके ये कोठी बन गया लापरवाही से अनिल मिश्रा के। अब ये जो कार्य किया है, ये लोग काम किए हैं, बहुत निंदनीय काम किए हैं। राम जी के साथ गद्दारी किए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है गोविंद देवगिरी का। गोविंद देवगिरी कह रहे हैं मैं क्यों इस्तीफा दूं, चंपत राय का लापरवाही है। अरे भाई, चंपत राय की कैसी लापरवाही है? सबसे बड़ी लापरवाही तो आपकी है। कोषाध्यक्ष आप थे, कोष के मालिक आप थे, कहाँ थे आप? आज तक आप सफाई नहीं दे पाए। कितने की चोरी हुई, कितना घोटाला हुआ। सबसे बड़ी असावधानी तो महाराज आपसे हुई है, गोविंद देवगिरी जी से हुई है। आपने दायित्व ले लिया कोषाध्यक्ष का, और आपके खुद के वक्तव्य में बता रहे हैं कि हमको पता ही नहीं रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी असावधानी आपकी है, और वो असावधानी अक्षम्य असावधानी है, ये क्षमा योग्य असावधानी नहीं। तमाम सवालों के बीच आज गोविंद देवगिरी ने काफी जोड़ तोड़ करके, काफी दिमाग लगाकर अनुष्ठान और प्रायश्चित वाली थ्योरी दी, लेकिन प्रैक्टिकल की बात आई तो एक्सपोज हो गए। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि इस्तीफा नहीं देंगे। उनके मन में अनुष्ठान वाले विचार हैं, प्रायश्चित वाले विचार हैं, लेकिन इस्तीफा देने का कोई विचार नहीं है। आप सुनिए इस्तीफे वाली अटकलों पर कैसे उन्होंने अहंकार वाली चोट की। इस बयान के बाद आप समझ जाएंगे सत्ता की वर्कशॉप में गोविंद देवगिरी को लाने की जरूरत आखिर क्यों थी। कोषाध्यक्ष ने भी इस्तीफा देने का मन बनाया है, ऐसी वार्ता आने लगी। इसके कारण अनेक लोग आहत भी हुए, मुझे मैसेज और फोन भी आने लगे। ये वार्ता निराधार है। किसी प्रकार से भी इस्तीफा देने का, त्यागपत्र देने का विचार भी मैंने अपने मन में लाया नहीं है, न उसकी मैं आवश्यकता अनुभव भी करता। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मंदिर आंदोलन के दौरान ये पंक्ति गूंजती थी तो इसे आध्यात्मिक माना गया था। तब किसी को ये नहीं पता था कि 2026 में कई चोरों के भाग खुल जाएंगे और वो रामधन लूट कर अपनी झोपड़ी में भर लेंगे। जो आंदोलन का गीत था वो इस दौर में रामधुन की चोरी का यथार्थ बन गया है। इसलिए सत्ता की वर्कशॉप की जरूरत हुई, जिससे निकले मैसेज भी बड़ी बड़ी मछलियों को चुभ सकते हैं। पहला मैसेज ये है कि चोरी अपराध है, प्रायश्चित जैसे शब्द बोलकर सजा या जिम्मेदारी से डिस्काउंट नहीं मिलता है। दूसरा मैसेज ये है कि रामधन लूट के बाद अनुष्ठान और जाप जैसे शब्द भक्तों का विश्वास नहीं लौटा सकते हैं। तीसरा और सबसे अहम मैसेज, अगर बड़ा पद है तो जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। इस्तीफे से इनकार करने में अहंकार झलकता है, जो कहीं ना कहीं वैचारिक मरम्मत की जरूरत का एहसास दिलाता है। सत्ता में आइए अब रुख करते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं, जिसके केंद्र में धार भोजशाला है। तो ये खबर आइए हम आपको अपने स्टूडियो से दिखाएंगे। धार भोजशाला इस खबर के केंद्र में है, क्योंकि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। क्या कुछ हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट के फैसले को कैसे बरकरार रखा, लेकिन इसमें भी दो पक्ष हैं, यानी दो तरह की जो खबरें सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई हैं, उन दोनों का विश्लेषण करेंगे और आपको उसके बारे में बताएंगे। तो दरअसल
2 महीने पहले 15 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में धार भोजशाला को सरस्वती मंदिर माना था। इस फैसले को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 5 अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष के लिए परिसर के पास खुले स्थान पर नमाज की व्यवस्था करने का आदेश दिया। कोर्ट ने एएसआई से कहा कि अनुमति के बिना परिसर में कोई बदलाव न करें। कोर्ट ने केंद्र, एएसआई और हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया। अब इस मामले की सुनवाई 3 हफ्ते के बाद होगी, यानी फिलहाल भोजशाला के अंदर नमाज की अनुमति नहीं होगी, लेकिन परिसर के पास तय खुले स्थान पर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के आज के इस आदेश के बाद एक बार फिर बयानों वाले बाण चलने शुरू हो गए। धर्म गुरुओं और मौलानाओं के साथ साथ राजनीतिक दलों के कुछ नेता भी धार भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद पर बयान दे रहे हैं। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि जो हाई कोर्ट का आदेश है उस पर स्टे लगा दिया जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए स्टेटस को एंटी देने से मना कर दिया कि भोजशाला का मैटर एक कम्युनल जो हार्मनी है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 तरह की व्यवस्था दी आज। पहली व्यवस्था ये कि भोजशाला कैंपस से सटा हुआ अगर कोई खाली जगह हो तो जुम्मे की नमाज अदायगी के लिए मुस्लिम पक्ष को जगह देने का, और राज्य सरकार ये जगह मुहैया कराएगी उनके नमाज अदायगी के लिए। जो स्ट्रक्चरल चेंजेज हैं वो बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति का एएसआई या गवर्नमेंट किसी तरह का चेंज वहाँ नहीं करेगा। ऐसे तो फिर बहुत सी जगहें मौजूद हैं पहले से भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के काम करा के दबाव में लोकल कोर्ट्स के माध्यम से विवादास्पद स्थिति पैदा करना चाहती रही है शुरू से। अब अपील में गए हैं, कमेटी जो है कमाल मौला मस्जिद कमेटी जो अपील में गई है, उम्मीद है पूरी कि एक न्याय मिलेगा। जो सदियों से चला आ रहा है वो वहाँ पर बाकी रखा जाएगा। ठीक है, अभी जो राहत दी है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी उसका स्वागत है, लेकिन निश्चित ही जब इसके निर्णायक भूमिका में आएंगे तो पूरा क्षेत्र माँ का मंदिर है और भोजशाला अपने गौरव को पुनः प्राप्त करेगी। सिर्फ कोर्ट अब आस्था पे फैसले दे रहे हैं, सबूत, दलील और प्रूफ को नजरअंदाज किया जा रहा है। मुसलमानों का हरेसमेंट करना और उनको कमजोर करने वाली बातें हैं, मगर इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वो तथ्य और सबूत के आधार पर देगा, आस्था की बुनियाद पर नहीं। एक बार जो निर्णय हो गया और हर तथ्य से, हर दृष्टिकोण से वहाँ पर माँ सरस्वती का ही मंदिर है, लेकिन पुनः उनको भी उसको विवाद की स्थिति में लाने के लिए मुस्लिम पक्ष के द्वारा पूर्ववत स्थिति यथास्थिति बरकरार रखने के लिए याचिका दायर किया गया था और शुक्रवार के नमाज के लिए यथास्थिति उनको चाहिए था। मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस बी मोहन की बेंच ने किया। मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी, अभिषेक मनु सिंघवी और मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को पूरे मामले की जानकारी दी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुजैफा अहमदी ने दलील देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से परिसर में वर्षों से चली आ रही धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह बदल गई है। लंबे समय से शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करता था, जबकि मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय को परिसर में प्रवेश और नमाज से वंचित कर दिया गया है। 1947 से लेकर विवादित फैसले तक यथास्थिति बनी हुई थी। हाईकोर्ट ने हमें सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए थोड़ा भी समय नहीं दिया। उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट और उसके आधार पर दिए गए निष्कर्षों पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी मुस्लिम पक्ष की ओर से पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 की भावना और प्रावधानों के विपरीत है। कुतुब मीनार और ताजमहल को लेकर भी दावे किए जाते रहे हैं। यहाँ 700 साल से रोज नमाज पढ़ी जा रही है। 1927 से 28 के सर्वे में इसे मस्जिद बताया गया है। एमपी वक्फ एक्ट के नोटिफिकेशन में भी ऐसा ही कहा गया है। 1935 के धार इलाके के दरबार गजट में भी यही बात कही गई है। इसलिए बसंत पंचमी के साथ साथ नमाज पढ़ने की भी इजाजत है। यह सांप्रदायिक सद्भाव का बेहतरीन उदाहरण है। इस व्यवस्था को नहीं बदला जाना चाहिए था।
मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि 1995 में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी थी कि धार्मिक गतिविधियां सौहार्दपूर्ण तरीके से जारी रहेंगी। इस स्थिति को अचानक बदलना गलत था। वहां 800 साल पुरानी मस्जिद है और नमाज रुकवाना बेहद सख्त कदम है। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या अधिकारों पर असर डाले बिना नमाज पढ़ने के लिए आसपास की कोई जगह तय की जा सकती है। मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने यह भी कहा कि इस खास परिसर का महत्व है, यहाँ प्रार्थनाएं होती रही हैं। अगर हमें किसी एक शुक्रवार को नमाज करने की अनुमति दी जाए, जैसा कि हम 1935 से करते आ रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के एक दिन बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी किया, मुसलमान अंदर नहीं जा सकते। क्या आज एक समुदाय को बाहर करना सही है? सीजेआई सूर्यकांत सुनवाई के दौरान ये भी उन्होंने कहा कि यह बहुत संवेदनशील मामला है और आप सभी सीजेआई कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं। अपनी दलीलों में शब्दों का संभल कर इस्तेमाल करें। यहाँ जो हो रहा है उससे गलत संदेश जा सकता है। हमें अपनी बातों को लेकर सावधान रहना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इसके बाद इस बात पर चर्चा हुई कि क्या धार भोजशाला के पास नमाज हो सकती है। सीजेआई ने फिर पूछा कि क्या अधिकारों पर असर डाले बिना नमाज पढ़ने के लिए आसपास की कोई जगह तय की जा सकती है। वकील हुजैफा ने कहा कि हमारे पास फिलहाल कोई जगह नहीं है जो नमाज के लिए हो। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार इसके लिए तैयार है। सीजेआई ने कहा कि हम एक अस्थायी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नमाज पढ़ने के लिए जगह मिल सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आदेश दिया कि शुक्रवार को दिन के 1 बजे से 3 बजे तक नमाज के लिए अलग से जगह की तलाश की जाए। आखिर में कोर्ट ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किसी भी आदेश से बचने पर जोर दिया जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो या सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज धार की भोजशाला पर चल रहे जिस विवाद पर अपना अहम आदेश दिया, उसकी जड़ें 11वीं सदी के उस दौर से जुड़ी हैं जब मालवा पर राजा भोज का राज था। इतिहासकार सुभाष चंद्र पाठक की किताब मांडू सिटी ऑफ जॉय के अनुसार यह जगह मूल रूप से विद्या की देवी मां सरस्वती का मंदिर और एक महान विद्यापीठ था, जिसे बाद के कालखंडों में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। 1011 से 1055 के बीच मालवा के सबसे प्रतापी परमार शासक राजा भोज ने धार को अपनी राजधानी बनाया और इस भोजशाला की स्थापना की। किताब के मुताबिक ये मूल रूप से राजा भोज की इष्ट देवी मां सरस्वती का मंदिर था और उस दौर में अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। भोजशाला के विवाद का मुख्य कारण इसका ऐतिहासिक परिवर्तन है। किताब में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि देवी सरस्वती के इस मंदिर को बाद में कमाल मौला मस्जिद में बदल दिया गया था। किताब में यह भी लिखा है कि आज भी इस इमारत के अंदर संस्कृत भाषा में उकेरे गए कई शिलालेख मौजूद हैं जो इसके मूल स्वरूप की गवाही देते हैं। इस इमारत के गेट के पास ही एक छोटा सा अहाता है जिसे कमाल मौला का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां कुल 4 मकबरे हैं, जिनमें से एक मालवा के शक्तिशाली सुल्तान महमूद खिलजी का और दूसरा सूफी संत शेख कमाल मौला का माना जाता है। धार पर आक्रांताओं का कब्जा 1305 ईस्वी में हुआ था, जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एन उल मुल्क ने धार और मांडू को जीत लिया था। किताब के अनुसार यहीं पर धार का एक पुराना शिलालेख मिला जो ये बताता है कि 1392 ईस्वी में मालवा के गवर्नर दिलावर खान ने धार की क्षतिग्रस्त मस्जिदों की मरम्मत करवाई थी। अब सत्ता में एक ऐसी वीडियो कुंजी खोलते हैं जो हमने विशेष तौर पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए तैयार की है। और इस कुंजी में उनके लिए बेचैनी की बात थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है। इस वक्त इस्लामाबाद से रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर तक पैनिक बटन दबा हुआ है। सबकी नजरें घड़ी पर हैं और दिमाग में एक ही सवाल है, 15 जुलाई को क्या होने वाला है? क्या पीओके हाथ से निकलने वाला है? इसकी वजह है पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से आई वो तस्वीरें जिसे देखकर अभी से मुनीर फौज का तनाव बढ़ चुका है। और सबसे खास बात ये कि ये लड़ाई इस बार मुनीर वर्सेस पीओके की लेडीज ब्रिगेड की है। ये जंग इस बार मुनीर फौज वर्सेस बच्चों की फौज की है और इस बार क्रूरता, कायरता और कत्लेआम का सामना हक और अधिकारों की लड़ाई से होने वाला है।